डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, है ना। तो कुछ पॉइंट इस बारे में लिख लेते हैं पहले। इट इज बिल्ट इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर रेंज। ओके, इसमें भी दो पार्ट होता है ना। कंस्ट्रक्शंस में क्या होगा इसका, एक तो स्टेटर होगा, ओके, जो कंटेन सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, है ना। ओके, दूसरा है रोटर, जो क्या होगा, स्क्वायरल केज टाइप, है ना, स्क्वायरल केज टाइप। ओके, स्क्वायरल केज में क्या होता है, जैसे कि आपका ये वायर है, रोटर का कंडक्टर है, इसको आप एक स्लिप रिंग से, है ना, कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज रोटर। ओके, और ये सिंगल फेज सप्लाई हो गया हमारा, एसी सप्लाई वी आई, है ना। तो ये स्टेटर हो गया और ये रोटर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जबकि आपने पढ़ा होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। क्यों नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, एक्सप्लेन्ड बाय डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, है ना। तो अब सबसे पहले डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है, इसको मैं आपको बता दूं। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहता है ना। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है ये, कि a single phase AC flux can be represented by two revolving flux whose magnitude is half of the maximum flux of single phase AC flux, and rotated with synchronous speed in opposite direction. ओके, क्लियर। अच्छा, ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या बताता है, ये कहता है क्या, या तो नो टॉर्क एट स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में कोई टॉर्क नहीं होगा। अगर टॉर्क होगा जब आप उसको रोटेट कराओगे ना, टॉर्क व्हेन रोटर रोटेटेड, ठीक है।
ओके, मतलब रोटर को जब रोटेट कीजिएगा तो अगर किसी फोर्स लगाइएगा तो वो क्या करेगा, वो रोटेट करना शुरू होगा। तो क्या था, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, अ सिंगल फेज एसी फ्लक्स है ना, एसी फ्लक्स। तो लेट फाई क्या आपका सिंगल फेज एसी फ्लक्स है। ओके, अब इस फ्लक्स को मैंने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है दो रोटेटिंग फ्लक्स है, φ1 और φ2, जिसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स का आधा है ना। और ये जो दोनों क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से इन अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव रिजल्टेंट ऑफ φ1 एंड φ2 इज फाई। क्लियर। तो चलिए इसको मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूं कि इस φ1 और φ2 का जो रिजल्टेंट होगा वो फाई के बराबर होगा। क्लियर। तो लेट सपोज करो ये आपका, ये क्या है, ये φ1 और ये φ2, ये ओमेगा टी है, ये और ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी। क्लियर। ये मूव कर रहा है एनएस स्पीड से और ये कर रहा है ये भी एनएस स्पीड से, ये दोनों का जो स्पीड है अपोजिट है एक दूसरे का। तो मान लो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, फाई आर है। ओके, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये φ1 और φ2 का जो एक्स कंपोनेंट है, 5 का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसको आप जो ब्रेक कीजिएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो क्या होगा, ये φ1 cos ओमेगा टी प्लस φ2 cos ओमेगा टी। और φ1 का वैल्यू क्या है, φm/2 cos ओमेगा टी प्लस φm/2 cos ओमेगा टी। इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2φm/2 cos ओमेगा टी, मतलब φm cos ओमेगा टी है ना। इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, φy। ओके, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा φ1, y कंपोनेंट क्या होगा, वो sin ओमेगा टी हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, φ1 sin ओमेगा टी, ये पॉजिटिव होगा ना, और ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे आप, माइनस φ1 sin ओमेगा टी। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये क्या है φ1 और ये φ2, तो इसका जो y कंपोनेंट होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, φ1 sin ओमेगा टी, और इसका y कंपोनेंट यहाँ पे आएगा है ना। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये φ2 हो जाएगा ना, φ1 कितना है, φm/2 sin ओमेगा टी माइनस φm/2 sin ओमेगा टी। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो इस दोनों का जो x कंपोनेंट क्या आ गया, φm cos ओमेगा टी, और y कंपोनेंट क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो इसका रिजल्टेंट को मैंने φr लिख दिया। φr इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ² x प्लस φ² y। φ² x कितना आ गया, φm cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर, φ² y क्या हो जाएगा, ये जीरो का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, φm cos ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाएगा, वो एक्स एक्सिस से, मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, φy/φx। φy क्या आ गया, जीरो, φx क्या है, φm cos ओमेगा टी, मतलब क्या हो गया, ये जीरो, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 डिग्री। क्लियर। तो अब ये बताओ, ये जो φr है और ये φ दोनों क्या हो गया,
सेम आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये फाई। तो इससे आपने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई दो रिवॉल्विंग फील्ड है और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस मूव कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या हो, फाई के बराबर होगा, है ना। इसको अगर डायग्राम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये हो गया आपका फाई आर और ये कितना की बना रहा है, ये 0 डिग्री, मतलब वो इसी एक्सिस पे होगा। तो ये फाई आर इक्वल टू क्या हो गया, ये फाई। तो यही क्या था आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, जिसमें ये बताता है कि कोई भी एसी फ्लक्स है उसको आप दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। सपोज करिए एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो इससे पूछो तो नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, 0। ठीक, इसका मतलब क्या, इसके फोर्स को आपने क्या किया, दो फोर्स में ब्रेक कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में ब्रेक कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पे वही चीज है कि ये क्या है आपका फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। इस फ्लक्स को क्या किया आपने, दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में ब्रेक कर दिया, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी के ही बराबर होगा। ठीक है, तो यही था आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब एक्सप्लेनेशन है हमारा कि टॉर्क जो होगा एट स्टार्टिंग पे नो टॉर्क होगा, अगर आप रोटर को रोटेट करोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। कैसे, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अब आपने पढ़ा होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में, है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने जो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, 3/2 पाई NS S K स्क्वायर E1 R2 बाय R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन ये निकाला था और एक एक्सप्रेशन निकाला था मैंने 9.55 इंटू 3I2 डबल डैश का होल स्क्वायर R2 डैश बाई S बाई NS। ये जो एक्सप्रेशन निकाला था मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में, मैंने ये टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, और मैंने ये बताया था 3 फेज में, जैसे कि सप्लाई वोल्टेज V1 है, इससे करंट क्या निकलेगा I1, जो कि दो करंट से बना होगा। वो कौन कौन सा होगा, I0, और I0 क्या होगा IW, और ये I मैग्नेटाइजिंग करंट। इससे क्या हो गया, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब मैंने यहाँ पे करना क्या, ये फ्लक्स क्या हो गया, दो फ्लक्स से बनेगा, क्या, एक φ1 और दूसरा क्या होगा φ2। क्लियर, यहाँ तक जो पार्ट था क्या था, स्टेटर का। अब जो रोटर है, उस रोटर में क्या होगा, क्योंकि रोटर में कॉइल है तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसको बोलते हैं हम E1, दूसरे को बोलेंगे हम E2। क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, इससे करंट क्या निकलेगा, वो I2 डैश लिख लिया मैंने, I2 1 लिख लिया और I2 2। क्लियर, अब ये दोनों, ये करंट क्या हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इस कारण क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा T2, और ये करंट क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, इस कारण क्या होगा, टॉर्क T1 क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक्सप्रेशन है ना। एक चीज और मैंने बताया था कि इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, इसलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, I2 डबल डैश, जो क्या होता था वो KI2 के बराबर होता था, जो इसको क्या करेगा, इस फ्लक्स को, इसके कारण जो फ्लक्स होगा, है ना, उसको क्या करेगा वो, इसके कारण जो करंट हो, इस करंट कारण जो फ्लक्स होगा इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ताकि क्या हो जाए, ये फ्लक्स φ2 और φ1 हमेशा क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। क्लियर, तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैसे हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, तो एट स्टार्टिंग, है ना, एट स्टार्टिंग, अब क्या किए,
कि जो फ्लक्स है हमारा फाई, इसको आपने क्या किया φ1 और ये φ2, ये मूव कर रहा है क्या सिंक्रोनस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शंस में। ये जो पार्ट हो गया किसका, स्टेटर का, ठीक है। अब ये जो रोटर है हमारा, है ना, ठीक है, इसका मतलब इस रोटर पे जो है आपका स्क्वायरल केज वाइंडिंग है, ये रोटर पे क्या कर रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है φ1 और ये रोटर पे ये जो फोर्स लगा रहा है ये φ2, दोनों लगा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया कि रोटर क्या अभी ये स्टेशनरी है, मतलब n इक्वल टू क्या है, ये 0 है। तो आपसे पूछा जाए कि स्लिप का वैल्यू क्या होगा, है ना, क्लियर। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो फ्लक्स है, ये जो डायरेक्शन, इसको मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लिया, φ2 वाले डायरेक्शन को क्या किया मैंने, फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लिया, ये हो गया फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, ठीक है। मतलब जो क्लॉकवाइज है आपका वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इस केस में जो है, क्योंकि रोटर पे क्या किया, दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फ्लक्स लग रहा है, जिसको मैंने रोटर को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर वाले का क्या होगा, आधा होगा पूरे का, रिएक्टेंस भी जो होगा वो आधा होगा वो पूरे रिएक्टेंस का, लीकेज रिएक्टेंस का। तो ये आपका क्या है, रोटर है ना। तो अभी एट स्टार्टिंग में, मतलब एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, एन का वैल्यू क्या हो गया 0। तो जो एस एफ होगा, है ना, स्लिप ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, क्या लिखोगे आप, एन एस माइनस एन बाई एन एस। तो एन एस माइनस एन कितना है इसका, 0 बाई एन एस, कितना हो गया ये 1। उसी तरह बैकवर्ड क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिप एन एस माइनस माइनस एन बाई एन एस। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ये एन एस, एन का वैल्यू क्या है 0 बाई एन एस, क्या हो गया 1। तो एस एफ और एस बी दोनों क्या हो गया सेम। तो जो नेट टॉर्क होगा T इज इक्वल टू क्या होगा, टी एफ प्लस टी बी, क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन में ये तो चूंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर का है, यहाँ पे एक ही टॉर्क है, लेकिन यहाँ पे कितना टॉर्क लगेगा, 2 टॉर्क। तो जो टी एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ये 3, यहाँ चूंकि 3 लगाया 3 फेज के लिए, तो हम सिंगल फेज के लिए क्या लिखेंगे, 3 को हटा देंगे, ये लिख दिया मैंने एस एफ के स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई एन एस, R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एफ x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि एस एफ का वैल्यू क्या 1 है, तो क्या आ जाएगा ये के स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई एन एस R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने 1 मान लिया। उसी तरह टी भी क्या हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड टॉर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पाई एन एस। चूंकि स्पीड क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, एन एस है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, 2 मान लिया इसको। तो अब क्या देख रहे हो कि दोनों जो है टी एफ क्या माइनस ऑफ टी वी है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो नेट टॉर्क हो जाएगा वो क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब आपने क्या सीखा कि एट स्टार्टिंग पे क्या हो गया, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा किस पे, रोटर पे, जो नेट टॉर्क होगा। टॉर्क तो लग रहा है, अपोजिट टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क दोनों क्या है लग रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो रोटर पे जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा 0 आ जाएगा, क्लियर। तो पहला चीज हो गया एट स्टार्टिंग पे देयर इज नो टॉर्क। अब करना क्या है सेकंड केस में, कि हमने क्या किया, रोटर को रोटेट कर। एक चीज और मैं बता दूं, जो R2 है यहाँ पे, रोटर का जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा R2 बाय 2, और जो x2 है वो क्या हो जाएगा x2 बाय 2, क्लियर। तो सेकंड केसेस में बता रहा हूं कि जब आप इस रोटर को क्या करोगे, किसी फोर्स के द्वारा आप उसे फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, क्लियर।
अब जरा सोचो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो R2 है, तो ये जो है TF के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TF क्या हो जाएगा, SF K स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर F X2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट TB क्या हो जाएगा, SB K स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय माइनस, क्योंकि स्पीड क्या है इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर B X2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं पिटा देता हूँ अब इसको, है ना। एक और एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन उसके बाद TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन से ये जो टॉर्क था ना 3 फेज इंडक्शन मोटर का, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 9.55 इंटू 3 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा ये I2 डबल डैश का स्क्वायर R2 डैश बाई S बाई NS, और TB क्या आ जाएगा 9.55 इंटू I2 डैश का होल स्क्वायर R2 डैश बाई S बाई NS, और ये -3 और ये 4। क्लियर। तो इसको मैं ये हटा दिया, ये सब 3 फेज के लिए था, है ना। अब ये सिंगल फेज के लिए ये है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप रोटर पे फोर्स लगा दिया आपने, है ना, जैसे सपोज करो कि ये आपका ब्लॉक है ना, इस पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस पे भी क्या लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन कोई तीसरा आदमी आया इसके साथ मिल गया, इसने लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये मूव कर जाएगा, है ना। तो जब आपने इस पे एक फोर्स लगा दिया, एक्स्ट्रा फोर्स रोटर पे, तो वो उसी डायरेक्शन से मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इधर वाले से, है ना। तो चलिए प्रूफ करें इसको, कैसे इसको रोटेट करेंगे, है ना। तो अब जरा सोचो, ये जो फ्लक्स था इससे क्या निकला, φ1, ये हो गया φ2, ये मूव कर रहा था किस डायरेक्शन से, NS स्पीड से, ये मूव कर रहा था NS स्पीड से, ये आपका रोटर है ना। क्लियर। तो अब आपने क्या किया, किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस पे आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, जिसका स्पीड क्या हो गया n, तो n क्या है, रोटर का स्पीड है। क्लियर ना। ओके। तो अब क्या देख रहे हो कि ये जो फ्लक्स है, फॉरवर्ड फ्लक्स, ओके, और रोटर दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि जो बैकवर्ड फ्लक्स है और रोटर का जो स्पीड है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर आपसे पूछा जाए SF क्या होगा, है ना, SF इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस N बाई NS, इसको मैंने क्या किया, S मान लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका स्लिप, SB इज इक्वल टू NS माइनस, तो रोटर का जो स्पीड क्या होगा, इस मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो उसका क्या होगा, ये -N बाई NS, ये NS प्लस N बाई NS, मतलब क्या, इसको लिख सकते हो 2NS माइनस NS माइनस N बाई NS, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस NS माइनस N बाई NS, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस S। तो आप जानते हो जो स्लिप का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है, तो ये जो S क्या है, लेस देन 1 है, और ये 2 माइनस S क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब क्या देख रहे हो कि जो टॉर्क है ना, TF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वो SF, और TB क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई SB, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि SF क्या है, SF इज इक्वल टू S क्या है,
एस है और एस बी क्या है 2 माइनस एस। तो यहाँ पे एस एफ क्या है, छोटा है किससे, एस बी से। इसका मतलब जो टी एफ होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वो टी बी से हो जाएगा। तो जो नेट टॉर्क है टी एफ माइनस टी बी, ये जानते होता है ये। तो टी एफ चूंकि क्या है बड़ा है टी बी से, इसका मतलब नेट टॉर्क क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। और वो उसी डायरेक्शन से मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपने उस पर फोर्स लगाया है। मतलब ये क्या हो गया, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, वो मूव करेगा। तो आपने क्या सीखा, जैसे ही आपने रोटर पे एक फोर्स लगा दिया, तो जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाए हो उसी डायरेक्शन से वो क्या करेगा, वो मूव करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में, या तो नो टॉर्क एट अ स्टार्ट, मतलब अपने रोटर पे जब फोर्स नहीं लगा तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर आपने रोटर पे कुछ फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, उसी फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, वो रोटर रोटेट करना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉर्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करें हम टॉर्क और स्लिप के कैरेक्टरिस्टिक को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो अब ये बताओ, जो s का वैल्यू है, एस एफ का जो वैल्यू क्या हो गया, एस है जिसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, और एस बी का वैल्यू क्या है 2 माइनस एस। तो अगर एस का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। और जब इसका वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, ये 1 होगा, है ना। क्लियर। तो हमें करना है कि एस एफ और एस बी का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से लेके 1, और एस बी का वैल्यू 2 से 1। तो करेंगे क्या हम, क्या हमें करना क्या है, टॉर्क को ड्रॉ करना है। तो ये आप करोगे क्या, यहाँ पे s का वैल्यू 0, s का वैल्यू 1, और यहाँ पे s का वैल्यू क्या लिया मैंने, 2 ले लिया। क्लियर। हमें करना क्या है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक s का वैल्यू, ओके, ये आपका tf का वैल्यू, और ये आपका tb का वैल्यू, ठीक है। तो जब s का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो एस एफ का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, है ना, तो ये टर्म, अभी इसको मैंने क्या करना है, इस एफ को मैंने यहाँ एस एफ को जो एस लिख दिया, और जो एस बी है यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 माइनस एस, यहाँ पे एस ही रहा, और ये जो एस बी है इसको मैंने लिख दिया 2 माइनस एस का स्क्वायर। क्लियर। अब जरा सोचो, जब s का वैल्यू 0 है तो टी एफ क्या हो गया, 0। जब s का वैल्यू 0 है, इसमें बताओ तो क्या लिखोगे, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 2k स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस s का वैल्यू आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे 0 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 4x2 का होल स्क्वायर। क्लियर। मतलब टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो TF का पॉइंट ये क्या हो गया, TF 0, और TB क्या, ये नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया TB, और TF का पॉइंट यहाँ पे आ गया। क्लियर। जब s का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, जब 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। टीवी इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस s का वैल्यू 1 रखा है, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाय 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो क्या देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो s का वैल्यू क्या हो गया, 1 पे क्या हो गया, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आया, तो ये आपका क्या हो गया, ये TF
और ठीक इसके इतना ही लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका टीबी आ गया है ना, एट एस इक्वल टू 1 पे। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, जब 2 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू 2 के स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाई 2 पाई NS R2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसमें जब 2 रखेंगे इसका वैल्यू क्या आ गया, ये 0 आ जाएगा, है ना। तो अब जरा सोचो जो TF का वैल्यू है 2 पे क्या है, पॉजिटिव है ना। क्लियर। तो ये टर्म मैंने क्या, ये क्या हो जाएगा, TF का वैल्यू एट एस इक्वल टू 2 और TV क्या है, ये 0 आ गया। क्लियर। तो मैंने ये चीज ड्रॉ कर लिया। अब जरा सोचो, हमने जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने क्या बताया था कि जैसे S का वैल्यू क्या था 0 और S का वैल्यू क्या था 1, और एक ऐसा वैल्यू था जहां पे S का वैल्यू क्या था R2 बाई X2, जहां पे टॉर्क क्या होता था, मैक्सिमम होता था। ये क्या हो गया, T मैक्सिमम, है ना। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाता था, S से का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव टॉर्क था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, इसमें भी वही चीज होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में एक ऐसा वैल्यू होगा जहां पे जो TF क्या होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो अब सपोज करो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया, नीचे में भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा S इज इक्वल टू, जहां का वैल्यू क्या हो जाएगा R2 बाई X2, तो इस पॉइंट पे जो है ये क्या हो गया, TF मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि TF कहाँ से शुरू, 0 से, तो 0 से जाके इस तरह, और ये x इक्वल टू 1 पे, है ना। ठीक है। तो ये किसका ग्राफ आ गया, फॉरवर्ड टॉर्क का, है ना। ये जो ग्राफ आ गया किसका, TF का। क्लियर। उसी तरह जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में, इसमें भी क्या होगा, 2 से 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बैकवर्ड टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मान लो यहाँ पे ये S डैश है, यहाँ पे R2 बाई X2 हो। क्लियर। तो ये जो क्या होगा इसको मैंने, ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, बैकवर्ड मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, ये इस तरह जो है ना, ये टीबी था। तो ये जो टॉर्क आया क्या आ गया आपका, ये टीबी। तो आपसे पूछा जाए कि नेट टॉर्क क्या होगा, है ना। तो दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जरा सोचो, तो जो नेट टॉर्क होगा कहाँ से, 0 माइनस हो, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एरिया ज्यादा है किससे, नेगेटिव एरिया से। तो ये यहाँ से शुरू होके, अब जान रहे हो कि 1 पे दोनों का वैल्यू क्या है, TF और TB का वैल्यू 1 इक्वल है। तो दोनों का जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये जो टॉर्क होगा वो कहाँ से पास करेगा, ये 0 से। फिर यहाँ पे जो नेगेटिव एरिया है पॉजिटिव से ज्यादा है ना, तो ये इस तरह पास होते हुए कहाँ से जाएगा, ये इस तरह। क्लियर। तो ये जो है क्या आ जाएगा, T नेट, है ना। तो ये जो ग्राफ आया किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। क्लियर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो अब सबसे पहले मैं 3 फेज का इंडक्शन मोटर का डायग्राम बता देता हूं। फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर सर्किट डायग्राम क्या था, याद करें आप। ये V1, ये क्या था R1,
ये X1, ये RC कोर लॉस रेजिस्टेंस, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है ना, और ये क्या था X2 डैश और ये R2 डैश बाई S। क्लियर? ये क्या था 3 और ये करंट हो गया I1, ये I2 डबल डैश और ये क्या था ये आपका I0, इसमें ये IW और ये क्या था मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। क्लियर? ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। अब इस सर्किट में क्या करेंगे, कोर लॉस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट मान लेंगे। इसको मैंने क्या किया, कोर लॉस, इलेक्ट्रिक कोर लॉस नेग्लेक्टेड। तो जब कोर लॉस को नेग्लेक्ट मान लेंगे तो एक टर्म क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। तो सिर्फ कौन सा करंट बचेगा, ये मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बदले हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता था वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इसी से प्रोड्यूस होता था, है ना। तो इसको जो क्या हो गया, फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर्किट डायग्राम क्या होगा, ओके है ना। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। R1 X1 ये आपका V1 I1। अब मैंने क्या किया, ये जो फ्लक्स था सिंगल फेज फ्लक्स वैसे फाई था, इसको आपने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 इक्वल पार्ट में। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट में होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा XM/2। और उसी तरह इसको भी मैंने क्या किया, 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा X2 डैश और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 डैश बाई SF। ओके, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा XM/2 X2 डैश और ये R2 डैश बाई SB। ओके, तो ये जो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड EMF और ये क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड EMF। क्लियर? तो ये आपका डायग्राम क्या हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम हो गया एट रनिंग कंडीशन, जहां पे SF क्या है, S है और SB क्या है, 2 - S है ना। तो आपसे पूछा जाए इसको और कुछ सिंपलीफाई करो, तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम। इसको मैंने क्या किया, ये Z1 मान लिया और ये जो इसका जो इक्विवेलेंट है ये क्या हो जाएगा Z2 और ये इसका इक्विवेलेंट मैंने Z3 कर लिया। ओके, तो जो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ZT V1 और ये क्या हो गया, ये I1। तो जहां पे जो Z टोटल क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। तो करंट क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V1 बाई ZT। ओके, अब अगर सोचे Z1 क्या है, तो क्या हो गया R1 प्लस JX1 और ये Z2 क्या है, इसको आप ZF बोल लेते हैं ना, फॉरवर्ड इम्पीडेंस, और ये क्या हो गया आपका बैकवर्ड इम्पीडेंस। तो ZF और ये क्या हो गया ZB। तो ZF क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो JXM/2 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्या लिखेंगे, ये R1 हो गया, R2 क्या हो जाएगा R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश। क्लियर? बाई टोटल R2 डैश बाई S प्लस JXM/2 प्लस X2 डैश। उसी तरह ZB क्या हो जाएगा, JXM/2 R2 डैश बाय, अभी जो SB वो क्या होगा 2 - S प्लस JX2 डैश बाय R2 डैश बाय 2 - S प्लस JXM/2 प्लस X2 डैश। ओके,
तो ये जो सर्किट डायग्राम क्या था एट रनिंग कंडीशंस, अगर आपसे पूछा जाता है स्टार्टिंग में क्या होगा, तो स्टार्टिंग में एस का वैल्यू क्या करेंगे हम 1 पुट कर देंगे। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।